हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 बूस्टर 20 में आपका सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ये चीज क्या है? दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इट इज अडॉप्टेड बाय IORA, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन की सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी न्यू दिल्ली में। तो वहां पे दिल्ली डिक्लेरेशन नाम की एक चीज हुई है। उसमें क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है कि डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम इसमें क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के साथ हम टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट करेंगे और उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेंगे। और इसमें इनिशिएशन लिया है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब जब ये चीज न्यूज में आती है तो इन केस ऑफ इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का क्या मतलब, क्या क्या चीजें इंडिया की है, कितना टारगेट है हमारा कि हाइड्रो से हम कितना करेंगे, बायो से कितना करेंगे, न्यूक्लियर से कितना करेंगे। तो ये सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिलेटेड चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी इन केस ऑफ इंडिया। तो एनर्जी और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप फोकस करोगे। इंडिया का जो स्टांस है वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो या इधर इसके ऊपर सवाल आएगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सवाल आ सकता है। देन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एटलास, ये चीज क्या है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एटलास अब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर जॉइंट रिन्यूएबल रिसोर्स डेटा प्रोजेक्ट है। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस का डाटा इकट्ठा करेगा। एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय एरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ये अरेना। तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेगी। इससे क्या किया जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस या पोटेंशियल देखा जाएगा और उसका सर्वे करके वो चीज सामने लाई जाएगी। सो ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एटलास है। एटलास मतलब जिस तरीके से हमारा एटलास होता है, मैप देखते हैं रेगुलर, ऑक्सफोर्ड, ब्लैक स्वन, उसी तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो होंगे उसको टैप करेगा। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एटलास। ये अरेना का है। ये रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का है। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स आपको करनी पड़ेगी, इसका बेसिक करना पड़ेगा। देन NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है? तो इट्स इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए है और अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है। बहुत सारी चीजें होती है कि आपको देखना पड़ता है कि ये किसके अंदर आया हुआ है, किस एक्ट के अंदर बनी हुई है। सोसाइटीज एक्ट होता है, कई कंपनीज एक्ट होता है, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी हुई है। इट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल ऑडिट्स ऑफ बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करेगा? फाइनेंशियल ऑडिट्स करेगा पब्लिक कंपनीज के, आइदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के बारे में, बट इन केस ऑफ पब्लिक नॉट प्राइवेट। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज मूव, MOVE। तो मूव क्या है ना, ये ग्लोबल मोबिलिटी समिट हुआ था, नीति आयोग का इनिशिएटिव है और उसमें ये चीज आई है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें है। तो मूव किस लिए है? अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। द सेकंड थिंग, इनकरेज पीपल टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट इनकरेज करो। सेकंड थिंग, लोगों में ये अवेयरनेस लाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जहां पे जरूरत है वहीं पे प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। मतलब कोई भी सिटी ले लो आप, मुंबई, पुणे, है ना, ट्रैफिक बहुत होता है। मतलब अगर सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द, जिनको मतलब प्राइवेट व्हीकल की जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो एक चीज है। तो मूव आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मोबिलिटी समिट नीति आयोग इनिशिएटिव है। दो चीजें,
encourage the investment in the manufacturing of electronic vehicles, and second one is मतलब encourage people to use the public transport. Then रामानुजाचार्य, ये भी न्यूज में देखो, भक्ति या फिर सूफी परंपरा के ऊपर 101% सवाल आना चाहिए. उसके कई सारे रीजंस है. जैसे रामानुजाचार्य, इनका 216 फीट टॉल ब्रॉन्ज फिगर अनवेल एट हैदराबाद, मतलब एक 216 फीट की एक मतलब स्टैच्यू बना दिया गया है हैदराबाद में. इट्स वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट सीटेड फिगर. ओके, तो इट्स सेकंड वर्ल्ड टॉलेस्ट सीटेड फिगर, दूसरा इतना बड़ा ये है. तो रामानुजाचार्य जो थे वो तमिल ब्राह्मण थे, ही इज द फाउंडर ऑफ वैष्णव सेक्ट. ओके, अब एक चीज आएगी, भक्ति परंपरा सूफी परंपरा, क्यों सवाल पूछे जाएंगे, उसमें भी भक्ति में सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. और इसके रीजन है, एक रामानुजाचार्य ही वॉज इन न्यूज. देन गुरु नानक जी है, 550वीं उनकी जयंती थी, है ना, ये सारा करतारपुर कॉरिडोर एंड ऑल दैट, वो भी चीज हुई है. और तीसरी एक चीज, लास्ट ईयर में 2018 ये संत कबीर जी का मृत्यु 5 शताब्दी वर्ष था. तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास करंट के 3 रेफरेंस है जो सीधे सीधे भक्ति सूफी मूवमेंट के पास हमें लेके जाते हैं. बहुत बार ऐसा होगा कि दीज पीपल दे आर रिलेटेड विद द भक्ति मूवमेंट, शायद आपको सूफी के ऊपर सवाल पूछ ले, तो प्रीवियस ईयर के इस टाइप के सवाल आप कर लो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. द नेक्स्ट वन, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, HQLA. HQLA क्या है? इट्स अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट. अब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होता है? ये इस तरीके के एसेट होते हैं दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. जल्दी से जल्दी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दीज आर द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, एंड दैट्स व्हाई दिस नोन एज अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, लिक्विडिटी. ओके, अब ये न्यूज में क्यों आया? बिकॉज आरबीआई ने बोला है, बैंक्स को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बैंक में मतलब कन्वर्ट देयर 2% SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, और 2% SLR को ये HQLA में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उस ग्रुप में डाल सकते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट. अब सिंपल है, अगर 2% SLR को आप हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में डालोगे तो ऑब्वियसली बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक के पास पैसा आएगा ज्यादा, तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इट विल इंक्रीज बैंक लेंडिंग कैपेसिटी. बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, कर्जा देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो लिक्विड इन इकोनॉमी, कर्जा ज्यादा दिया जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट होगा कम होगा, तो मार्केट में भी पैसे ज्यादा आएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी. इसकी वजह से क्या होगा? नियर अबाउट इट में इन्फ्यूज 2.5 लाख करोड़ इनटू द इकोनॉमी. 2.5 लाख CR इकोनॉमी में आ जाएगा इससे, ये इतना इन्फ्यूज कर सकता है. सो HQLA हमें सिंपली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट इन केस ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट वन इज उन्नत भारत अभियान. इन केस ऑफ उन्नत भारत अभियान आप देखो, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है. सो इट इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD. हमने देखा था कल कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बूस्टर में हमने देखा है कि दे 3 मिनिस्ट्रीज वर इन्वॉल्व इन दैट. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना, या फिर आपने अगर वो बूस्टर नहीं देखा होगा तो वो देख लो एक बार. तो वो 3 मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, और गाइडलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की किसने बनाई है, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स. अब उन्नत भारत अभियान में क्या है ना, इट इज अ 3 पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन, मतलब यहां पे भी एक एग्रीमेंट है बिटवीन 3 मिनिस्ट्रीज. द फर्स्ट वन इज HRD मिनिस्ट्री, सेकंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज अ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ऑब्वियसली उन्नत भारत रूरल इंडिया से बिलोंग करने वाला यह अभियान है, तो यहाँ पे पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये तीनों मिनिस्ट्रीज एक जगह पे है. सेकंड वन इज डिलीवरी ऑफ स्कीम्स. तो ये क्या करेगा? इट विल डिलीवर स्कीम इन सच ए वे दैट कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वहां से आए या फिर आउटपुट आए. और इसके लिए कौन काम करेगा? फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे IIT, IIM है, इस तरीके की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसकी फैकल्टी और स्टूडेंट, उनको रूरल एरिया से जोड़ा जाएगा. दे विल सी दैट कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, ये स्कीम किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, वो सारा इसमें आता है उन्नत भारत अभियान. द नेक्स्ट वन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2018. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2018 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इसेंबल, ये बिल्डिंग अब वर्ल्ड हेरिटेज में अभी डिक्लेयर हुआ है इन 2018. अब विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इसेंबल, अब इसमें एक चीज आती है कि आपको एंशियंट, मिडिवल,
इसका जो सारा आर्किटेक्चर है वो पता होना चाहिए कि कहाँ से मतलब डोम शेप कहाँ से शुरुआत होता है, एक्यूरेट कहाँ से शुरू हो गया। जैसे इन केस ऑफ टेम्पल पूछा गया है, पंचायतन एक बार पूछा गया है कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो सारी गोथिक एंड ऑल दैट, ये आर्किटेक्चर के जो डिफरेंट चेंजेस आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द मिडिवल हिस्ट्री होगा या एंशिएंट हिस्ट्री होगा, वो सारा आपको देखना पड़ेगा। देन सेकंड थिंग इज दैट इट इज इंडियाज 37th एंड महाराष्ट्र's 5th एंड मुंबई's 3rd हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये इंडिया का 37th वर्ल्ड हेरिटेज है। इंडिया में अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र का 5th है, ऑलरेडी 4 महाराष्ट्र से है इससे पहले, और मुंबई का 3rd है। तो ये आपका काम है कि ये आप महाराष्ट्र से कौन से 4 है और मुंबई के और 2 कौन कौन से है वो ढूंढना है आपको। अब इसके लिए एडवाइजरी काउंसिल कौन सी होती है, तो इट्स इकोमॉस, इट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसका फुल फॉर्म है इट्स इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट, जो यूनेस्को को एडवाइस करती है कि किस चीज में हम वर्कआउट करेंगे सो दैट कि किसी चीज को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करना है या नहीं है। तो दैट इज द नेक्स्ट वन, बेहडीन खालम। बेहडीन खालम ये क्या फेस्टिवल है? बेहडी खालम जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो इट्स इन मेघालय। खासी, गारो खासी जयंतिया जो ट्राइब्स है उसमें से जयंतिया ट्राइब जो है वो इसे मनाती है, बेहडीन खालम फेस्टिवल। ये किस लिए होता है, तो फॉर द गुड हार्वेस्ट, अच्छा ही फसल हो इसके लिए होता है। इसमें क्या होता है ना इस फेस्टिवल में, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, डांसिंग इन द पूल ऑफ मड वाटर। कंप्लीटली मड वाटर में डांस किया जाता है, इसके पूल बनाए जाते हैं, मिट्टी पानी मतलब है ना उसमें। जैसे टोमेटिनो फेस्टिवल आपने देखा होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे ही आप है ना, पूल ऑफ मड वाटर में डांस किया जाता है। बेदिन खत्म फेस्टिवल, जयंतिया ट्राइब, मेघालय, फॉर गुड हार्वेस्ट। देन मास हाउस। मास हाउस ये कंसेप्ट रिलेटेड है केरला से। मास हाउस मतलब क्या है ना कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाना। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग क्या क्या होगा इसमें, एक हम लोकल मटेरियल यूज करेंगे, सो लोकल बिल्डर्स एंड लोकल सारा मटेरियल यूज होगा। सेकंड वन इज थर्मल कंफर्ट एंड वेंटिलेशन। इन बिल्डिंग्स में थर्मल कंफर्ट भी होगा और वेंटिलेशन अच्छा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट विल एम्फेसाइज ऑन फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन। फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टील एंड सीमेंट, इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इन केस ऑफ स्टील एंड सीमेंट, अब इसका इस्तेमाल कम होगा तो 2 चीजें होगी। एक, जब स्टील और सीमेंट बनता है तो उसके भी एनवायरमेंटल हजार्ड्स है, कॉस्ट भी कम होगी। तो इसमें आपको मास हाउस केरला है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग है ये, जिसमें लोकल मटेरियल यूज होगा, थर्मल कंफर्ट एंड वेंटिलेशन रहेगा। दे विल एम्फेसाइज ऑन फिलर स्लैब। क्यों फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन? बिकॉज स्टील और सीमेंट की प्राइस कम हो जाएगी, और स्टील और सीमेंट जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसके एनवायरमेंटल हजार्ड जो है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मास हाउस ध्यान में रखना। देन NMCE, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है ये फर्स्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है इंडिया का, 2002 में आया था। इट्स अ फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब इसमें ये फेमस क्यों है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी कम्युनिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, ये भी आप मतलब एक्सचेंज कर सकते हो कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज में, एग्री प्रोडक्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसके अंदर आता है, फिर सेबी के अंडर आता है। तो वो एक चीज ध्यान में रखना, सिंस 2015 से पहले ये सेबी के अंडर नहीं था, बट 2015 के बाद ये सारा सेबी के अंडर आता है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया का फर्स्ट मल्टी कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हो। आज के स्पॉटलाइट यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर पार्ट 20 में फिलहाल इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।